नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे व्यूअर की एक क्वेरी को लेकर के। जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनका एक कॉमन सवाल है कि मैम, क्या लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना या लोन की ईएमआई नहीं भर पाना सिविल केस में आएगा या क्रिमिनल केस में आएगा? क्या मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है या नहीं? कई लोग मेरे से बताते हैं कि मैंने फला फला जगह बात की और वो बोलते हैं कि ये क्रिमिनल में आएगा, कुछ कहते हैं कि ये सिविल में आता है। अब कंफ्यूजन यही है कि लोन की ईएमआई नहीं भर पाना सिविल में आता है या क्रिमिनल में, और अगर क्रिमिनल में है तो कब क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, या फिर ऐसी कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं जिसे क्रिमिनल एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आप तक आते रहें। कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आप जब लोन लेने जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बैंक एनबीएफसी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं, और किन परिस्थितियों में लीगल एक्शन लिया जा सकता है उसकी भी बात होती है कि अगर फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होता है और डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या लीगल एक्शन बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में ले सकता है। अब जैसे कि आपने ऑनलाइन लोन अप्लाई किया, और जब आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ना ऑप्शंस आते हैं और नीचे आपको कहा जाता है कि इस पे टिक कर दो, तो आप फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए उस टिक टिक को करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और ऐसे में आपको ये पता ही नहीं होता कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। और वही टर्म्स एंड कंडीशन तब आपको पता चलती हैं जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट करने के बाद ही लोन एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उनका हवाला देकर के ही बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेती है। कई केसेस में लोन एग्रीमेंट में आपका ईसीएस मैंडेट भी लगा होता है। अब आप कहेंगे ईसीएस मैंडेट क्या होता है? ईसीएस मैंडेट एक ऐसा ऑथराइजेशन होता है जो आप बैंक एनबीएफसी को देते हैं आपकी लोन की ईएमआई आपके अकाउंट से कटने के लिए, कि इतना अमाउंट फला फला डेट को फला फला महीने में हमारा ऑटोमेटिक कट जाए। इसका ऑथराइजेशन हम बैंक को देते हैं, और कई केसेस में तो आप सिक्योरिटी में चेक भी देते हैं। अब जब किसी न किसी कारणवश आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं, आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो बैंक एनबीएफसी एग्रीमेंट के आधार पर ही लीगल एक्शन लेती है। वैसे तो लोन की ईएमआई नहीं भर पाना कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो होता नहीं है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां आप ना करें जिससे आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो, और अगर हो भी जाए तो उससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ना खतरनाक होती है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले मैं बात करूंगी कि लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर क्या क्या सिविल एक्शन हो सकता है। अब जैसे कि जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन करते हैं या ऑनलाइन भी आप अप्लाई करते हो और आप एग्रीमेंट पे टिक टिक कर देते हो, तो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें एक क्लॉज भी होता है जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन का क्लॉज। अब बहुत सारे लोग आर्बिट्रेशन का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन का क्लॉज, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में क्या है। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट आर्बिट्रेशन की भी अगर प्रोसीडिंग होती है, ये भी आपकी सिविल प्रोसीडिंग ही होती है, और ये एक तरह का सिविल एक्शन है, बैंक एनबीएफसी लेती है ताकि बैंक एनबीएफसी को कम खर्चे में कोर्ट बिना जाए जल्द से जल्द उसकी जो लोन की ईएमआई है या जो भी अमाउंट है वो रिकवर आपसे कर सके। अब दूसरा है
कि बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकती है। अब रिकवरी सूट जो फाइल होता है वो आपके ही जुरिस्डिक्शन में सिविल सूट होता है, जिसे वो फाइल करती है लोन की रिकवरी के लिए। तो बैंक के पास ये सिविल एक्शन लेने का राइट होता है, जिसको लेकर के वो आपसे रिकवरी कर सकती है। अब जितने भी सिविल नेचर के केसेस होते हैं, इसमें वैसे तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, इसमें कोई सज़ा नहीं है, ना तो इसमें जेल जाना पड़ता है। बट इसमें अगर आर्बिट्रेटर या फिर जज किसी भी तरह की पेनल्टी आप पर लगाता है तो वो आपको मानना पड़ता है। अब सिविल सूट मैंने बता दिया कि आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन हो सकता है। ये ज़्यादातर आपका क्रेडिट कार्ड के केस में होता है, जहाँ पे अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं भी होता है तो वो उसे इन्वोक करके आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। अब रही बात क्रेडिट कार्ड के केस में रिकवरी सूट की, तो हाँ, सिविल रिकवरी सूट वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, जिसे आपका सिविल एक्शन माना जाता है, जो बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट ले सकता है। अब सेकंड में बात करूंगी कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पर क्रिमिनल एक्शन कब लेती है बैंक, और क्रिमिनल एक्शन किस बेसिस पे लिया जाता है। जब आप लोन लेने जाते हैं उस टाइम पे जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें आप ईसीएस मैंडेट को अप्लाई करते हो, और ईसीएस मैंडेट का ऑथराइजेशन बैंक एनबीएफसी को देते हो। जो ये ईसीएस मैंडेट का ऑथराइजेशन होता है, या फिर आप जो लोन लेते हो उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी में कोई चेक देते हो। कई केसेस में लोग लोन लेने जाते हैं तो कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं ताकि उनको लोन आसानी से मिल जाए, जैसे कि कोई एडिटेड सैलरी स्लिप दे देते हैं, कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अगर आपके फॉल्स फ्रॉड होते हैं तो इस कंडीशन में बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन ले सकती है चीटिंग फ्रॉड में। अब आप ये सोचते होंगे कि हमने तो कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमने तो कोई भी सैलरी स्लिप है वो प्रॉपर तरीके से दी है, ना तो हमने कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन है लोन लेते टाइम गलत बताई है, लेकिन फिर भी बैंक एनबीएफसी कहती है कि आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। आपके पास नोटिस भी आता होगा कि आपने ईएमआई डिफॉल्ट की, और बैंक एनबीएफसी जो भी लेंडर कंपनी है वो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लेगी। अब आपसे सोचते हैं क्रिमिनल एक्शन, सोचते ही डर जाते हैं कि क्रिमिनल एक्शन कैसे ले सकती है, हमने तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई है, ना कोई चेक दिया है। लेकिन आपको नहीं पता कि जब आप एग्रीमेंट में ईसीएस मैंडेट का ऑप्शन को, ऑथराइजेशन को आप परमिशन देते हैं बैंक एनबीएफसी को, और उस कंडीशन में अगर आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है तो बैंक एनबीएफसी को आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लेने का भी राइट हो जाता है। जैसा कि ईसीएस बाउंस के केस में सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन लेती है। आपके पास लीगल नोटिस आता है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत, रीड विद 138 एनआई एक्ट के तहत होता है। दोनों ही चीज़ें आपकी अगर होती हैं उसके अंदर, अगर आपका जो सेक्शन 25 है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का है। सेक्शन 25 आपका क्रिमिनल नेचर का इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पनिशमेंट इंक्लूड होती है। अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं और आपका जो ईसीएस है वो बाउंस होता है, तो ऐसे में आपको 2 साल की सज़ा है, प्लस में जो पेनल्टी है वो भी आपको देनी पड़ती है। जो भी आपका फाइन है वो आपको देना पड़ता है, तो फाइन भी है इसमें और पनिशमेंट भी है। इसलिए ये क्रिमिनल और सिविल दोनों नेचर के हैं। बट इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सेक्शन 25 भी आपका कंपाउंडेबल है, और इसको अगर आप सेटलमेंट करते हैं या आप कंपाउंड कर लेते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कि आप सेटलमेंट कर लें, या जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसे पूरा पे कर दें, जो भी पैसा आपका बनता है वो आप दे देते हैं। आप बैंक एनबीएफसी और आपके बीच में किसी भी तरह का समझौता हो जाता है तो ये आपका केस वहीं के वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 25 में सेम डे बेल मिल जाती है। एक छोटी सी बेल लेनी है और आप केस को कंटेस्ट कर सकते हो। अगर कंटेस्ट करना चाहो और अगर सेटल करना चाहो तो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के सेटल करके कोर्ट को बता करके आप इस केस को वहीं पे ख़त्म कर सकते हो।
अब चीटिंग फ्रॉड की बात मैंने कही कि चीटिंग फ्रॉड में क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है, तो इससे बचने के लिए आप लोन लेते टाइम किसी भी तरह का फ्रॉड डॉक्यूमेंट या एडिटेड डॉक्यूमेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह का फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। और अगर आप EMI डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ऐसे में आप अपना बचाव प्रायर लीगल नोटिस दे करके भी कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में ऐसा ना लगे कि आप विलफुली डिफ़ॉल्ट कर रहे हो EMI, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो सकती है EMI डिफ़ॉल्ट करने की। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है जिसके चलते आपको EMI डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो विलफुली EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं, उनके पास पैसा होता है फिर भी EMI नहीं देते हैं। तो अगर आप विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है तो प्रायर लीगल नोटिस आप दे सकते हैं कंपनी को, बैंक को, और आप बता सकते हो कि मेरा ये जेन्युइन रीज़न है। उसमें आप प्रायर लीगल नोटिस में अपना विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है उसका रीज़न दे सकते हैं। आप सेटलमेंट के लिए भी जाना चाहते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ टाइम पीरियड चाहिए कि हमें कुछ समय दे दिया जाए ताकि हम समय से अपनी EMI दे सकें, तो मॉनिटोरियम पीरियड के लिए भी आप बात कर सकते हो, लोन रिस्ट्रक्चर के लिए भी आप बोल सकते हो। और अगर किसी भी तरह का कोई हरासमेंट होता है रिकवरी को लेके, जैसे कोई रिकवरी एजेंट आपको हरास परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्रायर लीगल नोटिस दे करके उसमें मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। और कहीं ना कहीं बैंक NBFC को लीगली बाउंड कर सकते हो कि इस तरह की फ्यूचर एक्टिविटी या इस तरह के फ्यूचर में किसी भी तरह की हरासमेंट वो ना करें। तो अगर आप इससे अपना बचाव करना चाहते हो तो आप प्रायर लीगल नोटिस दे सकते हो। आर्बिट्रेशन में आप ऑब्जेक्शन करने का राइट रखते हो तो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। और अगर कोई भी सिविल सूट या रिकवरी सूट आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है तो उसमें आप कंटेस्ट करके अपना पक्ष रख सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।